नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। कोरोना संकट से जूझ रहे देश में ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और मरीजों के मौत का बड़ा कारण भी बन रही है। आज ही दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत की खबर आई। कई दूसरे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी कमी से मरीजों और परिवार वालों की सांसें फूल रही हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे हालात देश में हैं क्यों। हालांकि अब सरकारें हरकत में आई हैं और युद्ध स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई को यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, सप्लाई बढ़ाई जाए। वायुसेना की मदद ली जा रही है। युद्ध स्तर पर यह कह दिया गया है कि कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको कहीं पर रोका ना जाए। सरकारें पूरी तरह से हरकत में आई हैं, लेकिन क्या ये जो हरकत में सरकारें आई हैं, अगर ये वक्त रहते ऐसा होता तो क्या ये हालात पैदा होते? ऑक्सीजन सिचुएशन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ताज़ा हालात ग्राउंड पर आखिर हैं क्या, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ से आगे हालात और ना बिगड़े, उसके लिए तत्काल प्रभाव से क्या कड़े और बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कहते हैं जिंदगी एक पतंग है और सांसें उसकी डोर, जो अगर कट गई तो जिंदगी का दिया वहीं बुझ जाता है। ऑक्सीजन की कमी से देश की सांसें भारी हो रही हैं। आईसीयूज और वेंटिलेटर्स पर पड़े मरीज गिन गिन कर सांसें ले रहे हैं और बाहर खड़े परिवार वालों की सांसें अटकी हुई हैं। कई शहरों में हर छोटा बड़ा अस्पताल कह रहा है कि उनके यहाँ अब कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है और अगर ये खत्म हुई तो मरीजों की सांसें उखड़ना शुरू हो जाएंगी। माहौल ये है कि राज्यों के हाई कोर्ट भी अब सख्त हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी। देश पर मंडराते इस ऑक्सीजन आपातकाल पर सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि देश में ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति में काफी अंतर है। सरकार के मुताबिक देश में रोजाना 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि देश में ऑक्सीजन की रोजाना मांग 8,000 मीट्रिक टन है। सरकार ने कहा कि 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से 9 उद्योगों को भी सप्लाई की जा रही है, जबकि 6,600 मीट्रिक टन मेडिकल के लिए दी जा रही है। यानी मांग और पूर्ति में 1,400 मीट्रिक टन का अंतर है, जो कि तब है जब देश में रोजाना की मांग 8,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। लेकिन जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं उससे अंदेशा यह है कि हालात और बिगड़ेंगे। सरकार कह रही है कि उसके पास 50,000 मीट्रिक टन का रिजर्व है, लेकिन जिस तरह से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं उस हिसाब से रिजर्व भी हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मांग और आपूर्ति में अंतर और सरकार की कोर्ट में दलीलों के बाद ये भी समझ लेते हैं कि ये कमी आखिर क्यों है। जिन राज्यों में कोरोना के केस ज्यादा हैं वहां उत्पादन या तो है नहीं और अगर है तो वो काफी कम है। जैसे दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट हैं ही नहीं, जबकि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मांग बढ़ी है। और जिन राज्यों में उत्पादन है वहां से ऑक्सीजन के ट्रकों की सप्लाई करवाना बेहद कठिन। ऑक्सीजन का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु में होता है। वहीं कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल में भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। यानी 75% उत्पादन पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण भारत से होता है, जबकि मांग उत्तर में बढ़ी है। जानकारों के मुताबिक हर राज्य पहले अपने यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन रखना चाहता है। इसके अलावा पैदा होने वाली कमी का एक बड़ा कारण है 9 उद्योगों को जाता ऑक्सीजन। पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया है। लेकिन देश में मौजूदा हालात कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। जैसे सरकार ने मौका रहते ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर कोई काम क्यों नहीं किया? 9 उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों की जा रही है? जिस देश में बिजली के लिए पावर ग्रिड बनाई गई है, क्या ऑक्सीजन के लिए कोई ग्रिड जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? जब प्राइवेट कंपनियां करोड़ों खर्च कर अस्पताल बनवा सकती हैं, मरीजों से छोटी छोटी बीमारी के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, तो क्या उन्हें अपने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई समस्या खड़ी ही न हो? देश पर मंडराते इस सांसों के संकट को खत्म करने के लिए अब एयरफोर्स भी सामने आ गई है। लेकिन सवाल यही है कि वक्त रहते क्या हम स्थिति का अंदाजा लगाने में भारी चूक कर गए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल सिचुएशन ऑक्सीजन को लेकर है क्या। हमारा मकसद बिल्कुल पैनिक क्रिएट करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको ताज़ा हालात, जो एक्चुअल फैक्चुअल हालात हैं, जो ग्राउंड के हालात हैं, वो आप तक पहुंचाएं। और साथ ही अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और हालात बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही, ग्रुप हेड हैं मेडिकल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन फोर्टिस हेल्थ केयर के, और साथ ही प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दिल्ली एनसीआर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली होंगे, मेंबर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और साथ ही चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल इन मुंबई के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही जी आपसे होगा। आप जरा सर सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त, चूंकि आप दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दिल्ली के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जो आंकड़ों में हम लोग देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जो 20 अप्रैल से रोजाना 700 मीट्रिक टन की डिमांड, 700 मीट्रिक टन के करीब की डिमांड आ रही है ऑक्सीजन की, और उसके अगेंस्ट में जो सप्लाई हो रही है वो करीब 480 मीट्रिक टन की। तो मतलब ऑलमोस्ट 220 मीट्रिक टन का शॉर्टेज है। अभी सर ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ बदला है, कुछ सुधरा है, ताजा हालात क्या है सर? सुधरा नहीं है मैं बोलूँगा, क्योंकि कल जैसा जो वातावरण था, लग रहा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हम क्या करें। पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन है जो बहुत सारे ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो करीब कल शाम को हम, इसलिए आप देखे होंगे कि कल फोर्टिस गुड़गांव का भी एक ट्वीट चला गया था मार्केट में, सोशल साइट में, दैट अपीलिंग टू पब्लिक, अपीलिंग टू गवर्नमेंट, टू पीएमओ फॉर ऑक्सीजन। तो शाम को आ गया, वेलकम बच गई। एंड ये बहुत सारे हॉस्पिटल में हुआ था। मैं फोर्टिस के बारे में सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, CHPI का भी, दिल्ली एनसीआर का डॉक्टर ज्ञान, तो हर हॉस्पिटल में ये नाजुक सिचुएशन था। आज कुछ कुछ आने लगा है, एंड ये जो आया है भी एक दो दिन के लिए स्टॉक है। अगर आने वाले दिनों में अगर रिफिल अच्छी तरह होगा तो हो सके हमारा थोड़ा सुधर हो सकता है। एंड जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमको सब हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स है, तो लिक्विड ऑक्सीजन फिलअप जल्दी अगर हो जाएगा तो वो बहुत मुनाफा देगा। और सिलेंडर्स भी है, लेकिन सिलेंडर्स फिलअप कहाँ करेंगे? हर स्टेट, मैंने दिल्ली से अगर कोई गुड़गांव जाएगा, गुड़गांव में फिलअप करना हो रहा है। तो ये जो स्टेट बाउंड्रीज जो है, ये सब जो हर्डल्स है, ये अगर बंद हो जाएगा बहुत अच्छा होगा। कल आप सुने होंगे कि ये डिजास्टर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले कि कोई जो लॉजिस्टिकली जो ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन, हरियाणा से हो या राजस्थान से हो, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो लग रहा है, उम्मीद है कि आगे 2-3 दिन में कुछ सुधार होगा। कल से और आज का हिसाब अगर करेंगे, आज थोड़ा सा बेहतर है। कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि हम लोग हमेशा आग बुझाते जाते हैं, तो जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, फायर फाइटिंग। तो ये नौबत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के लिए सबसे कठिन चीज ये है, डॉक्टर मरीज को देखना चाहिए, उनका उसी में उनका सुकून है। ये ऑक्सीजन आएगा नहीं आएगा, कम है, तो वो डिस्ट्रैक्शन उनके लिए बहुत सारी, उनका मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहता उसको। हाँ, ये चलिए, एक बात आपने अच्छी बताई कि कल के मुकाबले हालात आज थोड़े बेहतर हैं, लेकिन अभी भी इसको आप कंफर्टेबल नहीं कह सकते हैं। मतलब कल के मुकाबले जो ऑक्सीजन की सप्लाई है दिल्ली एनसीआर में, आप कह रहे हैं कि थोड़ी इंप्रूव हुई है, थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी दिक्कत बनी हुई है। लेकिन सर एक चीज बहुत परेशान कर रही है, एक बात कि गंगाराम जैसा अस्पताल, दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल, और हेल्थ इंफ्रा के मामले में जो बाकी छोटे अस्पताल होंगे उससे तो मैं मान के चलता हूं कि बेहतर ही होंगे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद भी सर 25 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। आप तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एसोसिएशन भी हैं, आपके पास क्या इनपुट है सर? क्या वाकई ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई थी गंगाराम अस्पताल में कि ये नौबत आ गई?
में पहले एक चीज चल रहा था, डॉक्टर राणा भी थे जो गंगाराम ट्रस्ट का भी वो उनका जो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी है, बोला ऑक्सीजन आ गया है तो जो डेथ्स हुआ है वो देखेंगे किस कारण में हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बंद हो गया था बोल के पेशेंट का देहांत हुआ है। तो बहुत सारे कोविड पेशेंट सिक पेशेंट्स रहते हैं, तो उनका इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है, बट इट विल नॉट बी करेक्ट। ठीक नहीं होगा मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन नहीं था बोल के, वो गलत है। ऑक्सीजन था और कुछ कारण हो सकता है, तो लोग देख रहे हैं उसको। बिल्कुल, तो वो उसको देखा जा रहा है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपको हम ग्राउंड सिचुएशन बताएं। दिल्ली एनसीआर का ग्राउंड सिचुएशन ये है, जो बात डॉक्टर विष्णु बता रहे हैं कि कल के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। 1-2 दिन का स्टॉक आया है, लेकिन और बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। अब आते हैं मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी पूरे देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के हालात को बताने के लिए, मुंबई के हालात को बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, जो कि मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के और चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल इन मुंबई के हैं। तो गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर कि महाराष्ट्र के हालात क्या हैं, क्योंकि जो आंकड़े अभी हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के हालात पिछले कुछ दिनों में बेहतर हुए हैं और यहां पर जो डिमांड है रोज की ऑलमोस्ट 1500 मीट्रिक टन की, उसके अगेंस्ट में जो सप्लाई है वो 1660 टन के आसपास बताई जा रही है। मतलब करीब करीब 160 टन का सरप्लस पूरे महाराष्ट्र को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त पूरे महाराष्ट्र की और मुंबई की क्या है? जी दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं थोड़ा सा आईसीयू में था इसलिए लेट हो पाया। दूसरा, जो महाराष्ट्र का सिचुएशन आज की डेट में अगर बात करें, मैंने पहले भी आपके चैनल पे आके बोला था, ये एक तरह का सुनामी है। सुनामी जो स्पीड में आया है उस स्पीड से निकल जाएगा, बट ये सुनामी से बचने का तरीका है सेल्फ लॉकडाउन। अपने आप को सुनामी के सामने खड़े नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको इस सुनामी में झेलने की पड़ रही है, सेकेंड वेव में झेलने की पड़ रही, वो है यंग क्राउड। 35 साल से लेकर के जो 50-55 साल के लोग हैं वो इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओल्ड पेशेंट भी आ रहे हैं लेकिन वो फिर भी ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन यंग पेशेंट सडनली डिटोरेट हो रहे हैं, सडनली खराब होते जा रहे हैं। ये हमने सबसे बड़ा फेस किया है। इसलिए आपका चैनल बहुत पॉपुलर चैनल है। इसके माध्यम से पूरे देश को अपील करता हूँ, स्पेशली यंग क्राउड को, कि कृपया घर में रहे, सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ये सुनामी है, बहुत खतरनाक सुनामी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट सावधानी, बचाव ही उपाय है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बचाव ही उपचार है, यही एक तरीका है। दूसरा, जो महाराष्ट्र के हालत है, 2-3 विषय है। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, रेमडेसिविर मेडिसिन की सप्लाई और बेड की व्यवस्था। बेड हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आईसीयू बेड भी है, वार्ड बेड भी है। यस, आईसीयू बेड को थोड़ा सा समय लग रहा है। एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ तब हम दूसरा पेशेंट ले पा रहे हैं। ये थोड़ा सा किल्लत हमको हो रही थी, लेकिन अब आईसीयू बेड में हमको थोड़ी सी सुविधा हो रही है, आराम से मिलने लगे। क्योंकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो पिछली बार बेड थे हमारे 2700, वो बढ़ा करके हमने 4800 बेड किए। उसमें 1500 बेड हमारे पास आईसीयू विद वेंटिलेटर है, तो हमने बेड बढ़ा दिए बहुत सारे। दूसरा जो हमारा ये था सबसे बड़ा कि रेमडेसिविर मेडिसिन का आज भी हमारी मीटिंग हुई। रेमडेसिविर मुंबई में पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल मिल रही है, कहीं भी शॉर्टेज नहीं है। तीसरा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी, यस हमको एक दिन के लिए किल्लत हुई थी, लेकिन उसी दिन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने, ऑनरेबल पीएम साहब से बात की, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब मिस्टर चैल साहब ने, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बात की, और अगले ही दिन विशाखापट्टनम से ग्रीन कॉरिडोर से ट्रेन यहाँ पे आ गई, 2 टैंकर रात को आ गए। सो मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई की भी तकलीफ नहीं है। पैनिक होने का जरूरत नहीं, घबराने की बात नहीं। सारी चीजें मुंबई में यहाँ अवेलेबल है, महाराष्ट्र में अवेलेबल है। और जो केसेस थे, मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, पीक हमारे यहाँ आ चुका है। मुंबई की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते से हमारे पास केसेस जो है 7000-8000 के आसपास चल रहे हैं। केसेस 10,000 के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहे हैं पिछले लास्ट एक हफ्ते से। सो 7 से 8,000 के बीच चल रहे हैं, मतलब पीक आ चुका है। हमारे यहाँ पे प्लेटू फेज चल रहा है। और जैसे मैंने बताया, सुनामी जो स्पीड से आई है वो स्पीड से चली जाएगी। मुंबई में मुझे लगता है अगले 1-2 हफ्ते में हालात बहुत ज्यादा सामान्य, बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में थोड़ी चिंता की बात है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत है। सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रही है, लेकिन एक दिन में डॉक्टर और नर्सेज को खड़ा नहीं किया जा सकता है। हॉस्पिटल बढ़ा देंगे, बेड बढ़ा देंगे, डॉक्टर और नर्सेज की कमी आएगी। ऑक्सीजन एक साथ लोड इतना आ रहा है, इसकी वजह से इलेक्टिव सर्जरीज, रूटीन सर्जरीज, वो सारी बंद कर दी गई है हर हॉस्पिटल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वो भी अपन डाइवर्ट करें
करेंगे, लेकिन एक दिन में इतना सारा अवेलेबल नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा है बचाव ही उपचार है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, और स्पेशली यंग क्राउड को, क्योंकि ये सुनामी में यंग क्राउड बहुत जल्दी चपेटे में आ रहा है। ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर आपने 2-3 बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात आपने बताई है। एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर बढ़ी है, आप कह रहे हैं कि बेड भी अब अवेलेबल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि अब ये लग रहा है कि यहां पर पीक बन चुका है, क्योंकि आपने कहा कि हफ्ते भर से करीब 7 से 8 हज़ार के रेंज में ही मुंबई में मामले आ रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ऊपर चले गए थे बीच में। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये हालात और काबू में हों। अब डॉक्टर विष्णु, अब मैं आपसे एक आगे का सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो दिक्कत आ रही है वो किस मोर्चे पर दिक्कत है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये समझेंगे तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली की डिमांड है अभी ऑक्सीजन की, वो बढ़कर 8,000 टन के आसपास पहुंच चुकी है, 8,000 मीट्रिक टन, और इसके अगेंस्ट में जो प्रोडक्शन है वो 7200 या थोड़ा और ज्यादा आप इससे कह सकते हैं कि उसके आसपास है। मतलब जो उत्पादन है उसके मुकाबले डिमांड ज्यादा है। दूसरी तरफ जो हम उत्पादन की बात कर रहे हैं 7200 मीट्रिक टन की, उसमें से कुछ पोर्शन इंडस्ट्रियल यूज में भी जा रहे हैं, 9 प्लांट को भी जा रहे हैं। हालांकि पहले ये ज्यादा थे, उसको कम किया गया है। पहले 30-32% ही मेडिकल ऑक्सीजन में इस्तेमाल होता था, उसको बढ़ाकर 60% किया गया है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ उत्पादन के मोर्चे पर प्रॉब्लम है, या कहीं पर बहुत ज्यादा सप्लाई है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, और वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है? दिक्कत एक्चुअली है किस मोर्चे पर सर? मैं इसमें आपका जो प्रश्न है, मैं 2 तरह से ये आंसर करूंगा। पहले है कि जो कमिटेड था, जो हॉस्पिटल्स पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जिस मैन्युफैक्चर से ये किए थे, वो फुलफिल होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन के लिए कमी नहीं है। वो जो अगर राजस्थान से दिल्ली आ रहा है या हरियाणा से दिल्ली आ रहा है या और कहीं से हरियाणा को आ रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ होके चलना चाहिए, ये कहीं पे रुकावट नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जैसे आप कल सुने होंगे मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था कि उड़ीसा चीफ मिनिस्टर राजी हो गए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, बिकॉज आप अभी बोले थे ना, ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्शन है, उसीलिए वहां पे ये शॉर्टेज का ये नहीं अनुभव नहीं होता है। तो वहां से लॉजिस्टिक जो है वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे, तो उसके लिए दिल्ली अगर देख रहे हैं तो दिल्ली सरकार का वो लॉजिस्टिक उनको करना पड़ेगा। उड़ीसा सरकार तो नहीं भेजेगा ना, बिकॉज मैं जस्ट आपसे बात करने से पहले मैं ये उड़ीसा गवर्नमेंट का जो चीफ रेजिडेंट कमिश्नर उनसे बात कर रहा था कैसे करेंगे इसको, तो बोल रहे थे कि उड़ीसा तो राजी है। तो उड़ीसा दिल्ली, मैं आपका ये माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार उड़ीसा गवर्नमेंट को अपना जो लॉजिस्टिक्स ये करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, यानी कि टैंकर वैंकर जो है वो अगर भेजेंगे तो उन लोग फिल करके भेज देंगे। मैं आज एक देख रहा था, दुर्गापुर से हवाई जहाज में भर के जा रहा है महाराष्ट्र। अभी मेरा को पैनलिस्ट जो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा थिंग्स थोड़ा बेटर हो रहा है, बिकॉज उन लोग अपना प्रोएक्टिव होके टैंकर या जो भी है दूसरे स्टेट में भेज के लोड करके वो ला रहे हैं। तो दिल्ली सरकार अगर ये करेंगे तो ये काफी सुधर जाएगा हालत। अच्छा, ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब डॉक्टर गौतम भंसाली, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि भले ही अभी हालात आप कह रहे हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में थोड़े बेटर हो रहे हैं, लेकिन अलर्ट तो रहना पड़ेगा सर। तो आगे के हालात को देखते हुए एहतियातन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, खास करके ऑक्सीजन सप्लाई के मोर्चे पर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन की सप्लाई आगे कम ना हो, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी सरकारों से हुई हैं पहले, क्योंकि जब ये कोरोना का मामला शुरू हुआ था तो अप्रैल-नवंबर में ही एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स और हाउस पैनल ने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। हालांकि उस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त, और अभी हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आगे ऑक्सीजन की सप्लाई को और बढ़ाने के लिए क्या प्रयास ग्राउंड पर चल रहे हैं सर? जी, महाराष्ट्र सरकार ने इसमें काफ़ी सारे कारगर कदम उठाए हैं। पहले तो 2-3 चीज़ें कि एक तो यहाँ पे जो
मैसिव रेस्ट्रिक्शन किया ताकि ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उस पर एक तरह का ब्रेक लगे उसके लिए, और उसमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे भी रहा है, रिजल्ट हमको मिल रहे हैं इसके। दूसरा जो ऑक्सीजन कुछ प्लांट जो कंपनियां हैं उन कंपनी के लोगों को बुला के 3-4 बार मीटिंग हुई है, उनसे बात हुई है, प्लस लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कांटेक्ट में, यहाँ हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सब लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के टच में, और जब जब जरूरत पड़ रही, जितना रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, डेली डेटा बन रहा है उसका, उसके हिसाब से सप्लाई भी अभी बराबर हो रही है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अभी दिक्कत नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारी जो रूटीन सर्जरीज काफी हो रही थी या जो इलेक्टिव प्लांट सर्जरीज काफी हो रही थी, वो सर्जरीज को अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर लिया गया है। ओनली जो एसेंशियल सर्विसेज है या जो बहुत ही इमरजेंसी सर्विसेज है, जिसको इमरजेंसी ऑपरेशन है, वो ही अभी हो रहे हैं, क्योंकि सर्जरी में ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट एनेस्थीसिया होता है, इंटूबेट होता है, वो सारी चीजें होती है। तो इस तरह से काफी सारे इसमें प्लान किए गए हैं, प्लस सारे गवर्नमेंट अपने लेवल पे अलर्ट करके रखी है। ऑल्दो हमें मालूम है कि पीक आ गया है, प्लेटू फेज चल रहा है, केसेस कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कल हमारे यहाँ पे 2000 बेड का एक और जंबो फैसिलिटी चालू होने वाली, हो सकता है बाद में थर्ड वेव आवे। तो सारी तरह से प्रिपरेशंस तैयार करके रखी है, और प्लस जहाँ पे हॉस्पिटल है उसके आसपास में ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह बनाने की बात कही जा रही है, वो भी हमारा प्लान यहाँ पे शुरू हो गया, सो दैट ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जल्दी हो, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग लेवल पे और सारी चीजें हो रही है, और मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र के अंदर एटलीस्ट ऑक्सीजन की सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, उसमें तकलीफ नहीं आ रही। मेडिसिन जो रेमडेसिविर है एक्सपोर्ट हो रहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पत्र भी लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जाए। हो सकता है कि कंपनियों की रेट पे जो कैपिंग की गई है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि रेमडेसिविर मेडिसिन जो मोटिलिटी में कोई फायदा नहीं करती लेकिन हॉस्पिटल स्टे में कम करती है, तो वो कुछ कंपनियां, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट कैपिंग कर ली है तो एक्सपोर्ट कर रही है, उनको पेमेंट शायद ज्यादा मिल रहा है, जो भी रीजन इसका होगा, या और कोई लॉजिस्टिक रीजन हो सकता है, उस पर भी बैन लगाने की बात की जा रही है कि एक्सपोर्ट बंद किया जाए इन कंपनियों का। सो मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए, पूरा सिस्टम, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम चल रहे हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और आपने कहा कि यहां पर आगे ऑक्सीजन की सप्लाई को और स्मूथ बनाने के लिए, सप्लाई बढ़ाने को लेकर के आपने कहा कि ग्राउंड पर काम चल रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल हो जाए और मरीजों की जान ऑक्सीजन की वजह से ना जाए। ये बहुत ही दुखद है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो खबरें हम देख रहे हैं, ये बहुत दुखद है, और हम भी चाहते हैं कि ये हालात जल्द से जल्द बेहतर हों। हालांकि इस लेवल पे बहुत तेजी से काम अब शुरू हुए हैं, वायुसेना की मदद ली जा रही है, सप्लाई बढ़ाने के अलग अलग तरीके यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जहां जहां सप्लाई कम है ऑक्सीजन की, वहां पर तुरंत सप्लाई नॉर्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम बंसाली आपका और डॉक्टर विष्णु पाणिग्रही आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।